मानसिक विविधता में एकता। मानसिक विविधता में एकता। तो भारत में विभिन्न धर्मों, जातियों, भाषाओं एवं संस्कृतियों को मानने वाले लोग रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के विचार पर उसके धर्म संस्कृति की छाप देखी जा सकती है। प्रत्येक व्यक्ति के विचारों पर उसके धर्म और संस्कृति की छाप देखी जा सकती है। परंतु इस विविधता में भी हमें एकता के दर्शन होते हैं। परंतु इस विविधता में भी हम एकता के दर्शन होते हैं। मानसिक एकता में एक राष्ट्रीय मन के निर्माण की स्थिति पाई जाती है। मानसिक एकता में एक राष्ट्रीय मन के निर्माण की स्थिति पाई जाती है। मानसिक एकता में एक राष्ट्रीय मन के निर्माण की स्थिति पाई जाती है और क्षेत्रीय हितों की अपेक्षा राष्ट्रीय हितों को महत्व दिया जाता है। क्षेत्रीय हितों की अपेक्षा राष्ट्रीय हितों को महत्व दिया जाता है। क्षेत्रीय हितों की अपेक्षा राष्ट्रीय हितों को महत्व दिया जाता है। इस प्रकार की एकता हमें भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत चीन युद्ध के समय देखने को मिलती है। इस प्रकार की एकता हमें भारत पाकिस्तान, भारत चीन युद्ध के समय देखने को मिलती है, जब सारा राष्ट्र आपसी मतभेदों को बुलाकर जब सारा राष्ट्र आपसी मतभेदों को भुलाकर एक हो जाता है। ठीक जान ही रहे हैं भारत पाकिस्तान का, अरे युद्ध की तो दूर बात है, भारत पाकिस्तान का मैच हो जाए, मैच में हमको राष्ट्रीय एकता के दर्शन होने लगता है। फिर व्यक्ति भूल जाता है जाति धर्म संप्रदाय, हिंदू मुस्लिम, तमिल तेलुगु, भाषा जाति जो भी विविधता है सब भारत को सपोर्ट करते हैं। तो अपन ने जो युद्ध लिखा, तुम तो मैच भी लिख सकते हो कि भारत पाकिस्तान मैच में भी हमको ये स्थिति देखने को मिलती है, जब हमको लगता है कि मन से पूरा भारत एक हो गया, मानसिक इकट्ठा हो गया। अगला पॉइंट लिखना, प्रजातीय विविधता में एकता। प्रजातीय विविधता में एकता। देखो प्रजातीय दृष्टि से भारत
प्रजातीय दृष्टि से भारत को विभिन्न प्रजातियों का प्रजातीय दृष्टि से भारत को विभिन्न प्रजातियों का द्रवण पात्र, मेल्टिंग पॉट, द्रवण पात्र, द्रवण पात्र मतलब मेल्टिंग पॉइंट की सब गल के और मिल गया, तो मेल्टिंग पॉट कहा जाता है। जहां यहां विश्व की प्रमुख तीन प्रजातियां, श्वेत, काले, गोरे और पीले, विश्व की तीन प्रजातियां श्वेत, पीत एवं काली तथा उनकी उप शाखाओं के लोग निवास करते हैं। उनकी उप शाखाओं के लोग निवास करते हैं। इतनी प्रजाति विभिन्नता होने पर भी अफ्रीका और अमेरिका की तरह यहाँ प्रजातीय संघर्ष एवं टकराव नहीं है। मतलब पश्चिम की तरह अमेरिका और अफ्रीका की तरह यहाँ प्रजातीय संघर्ष नहीं है। काले गोरे की लड़ाई अपने यहाँ नहीं है, जो अमेरिका और यूरोप और आपको अफ्रीकन कंट्रीज में दिखाई देगी, वैसे काले गोरों की लड़ाई यहाँ पे नहीं है। यहाँ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता आदमी को। लड़ाई दूसरी है, जाति हमारे यहाँ ज्यादा मैटर करता है। क्या लिखा कि प्रजाति संघर्ष देखने नहीं है, वरन उनमें पारस्परिक सद्भाव और सहयोग ही रहा है। पारस्परिक सद्भाव एवं सहयोग ही रहा है। पार, पारस्परिक सद्भाव एवं सहयोग ही रहा है। अगला पॉइंट लिखना, राजनीतिक विविधता में एकता। राजनीतिक विविधता में एकता, देखो राजनीतिक दृष्टि से भी भारत में विभिन्नता में एकता रही है। राजनीतिक दृष्टि से भी भारत में भिन्नता में एकता रही है। अशोक को छोड़कर किसी भी शासक ने पूरे भारत पर, अशोक को छोड़कर किसी भी शासक ने, अशोक पुस्तक में मौर्य लिख लेना क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य भी था। अशोक या मौर्य को छोड़कर किसी भी शासक ने कभी संपूर्ण भारत पर एक साथ शासन नहीं किया। नहीं, मुगलों का शासन भी था, लेकिन अकबर का भी यदि अपन साम्राज्य देखें तो दक्षिण में नहीं था। और भी जो भी शासक आप इतिहास में देखोगे, अशोक से बड़ा साम्राज्य दोबारा कोई स्थापित नहीं कर पाया। यदि कोई स्थापित कर पाया तो वो कौन है? अंग्रेज। अशोक को छोड़कर कोई नहीं था। अंग्रेजों के शासन में पहली बार पूरे देश पर एक ही सरकार का शासन रहा।
ये अंग्रेजों के शासनकाल में पहली बार पूरे देश पर एक ही सरकार का शासन रहा। स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण किया गया और स्वतंत्रता के बाद संविधान का निर्माण किया गया जो पूरे देश के लिए एक ही है, जो पूरे देश के लिए एक ही है। प्रांतों में अलग प्रांतों में अलग सरकार या प्रांतों की स्वायत्ता होते हुए, ऐसा लिख लेना, प्रांतों की स्वायत्ता होते हुए भी प्रांत और केंद्र में समन्वय स्थापित किया गया। प्रांतों की स्वायत्ता होते हुए भी प्रांतों और केंद्र में समन्वय स्थापित किया गया। विधि का शासन, समतावादी आदर्श, विधि का शासन, समतावादी आदर्श, नागरिक अधिकारों की स्थापना, सभी नागरिक अधिकारों की स्थापना आदि पूरे देश को राजनीति पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोते हैं। पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोते हैं। ठीक है ना। तो पॉलिटिकल डाइवर्सिटी में यूनिटी की आपने स्थापना बता दी। फिर एक और पॉइंट लिख लो। ऐतिहासिक विविधता में एकता, ये लिखी है अपन ने क्या? ऐतिहासिक विविधता में एकता। हाँ तो लिख लो। देखो, प्राचीन काल से ही भारत विदेशियों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहा है। इनमें से कुछ लूट कर वापस चले गए और कुछ स्थायी रूप से यही बस गए। कुछ स्थायी रूप से यही बस गए। जिससे भारत में एक समन्वित संस्कृति का निर्माण हुआ। जिससे भारत में एक समन्वित संस्कृति का निर्माण हुआ। और ये समन्वित संस्कृति
एक समान भारतीय इतिहास का निर्माण करती है। ये समन्वित संस्कृति एक साथ एक समान भारतीय इतिहास का निर्माण करती है। ठीक है, ये ऐतिहासिक विविधता में एकता हो गई। कितने पॉइंट हो गए टोटल? 9 पॉइंट हो गए। बहुत एकता। भारत में विविधता में एकता स्थापित करने के लिए आप 200 शब्दों में बहुत आसानी से बता सकते हो। जितना लिखवाया है उसी में से 9 पॉइंटों को अपने हिसाब से एक एक बार पढ़ के और लिख देना। बात खत्म है। अब देखिए, हम भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को पढ़ रहे थे और ये सारी बातें भारतीय संस्कृति की विशेषता के अंतर्गत ही पढ़ी है। हमने 15-16 विशेषता लिख ली है। आसानी से आप इसको बहुत विस्तृत शब्दों में लिख सकते हो, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। अब देखो, अपन को तुमने सिलेबस में बहुत ज्यादा लिख के नहीं दिया है कि भारतीय संस्कृति पर इस्लाम का क्या प्रभाव पड़ा, बौद्ध कल्चर का क्या प्रभाव पड़ा, फिर पश्चिमी संस्कृति का भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा। ये भी मतलब समाजशास्त्र में ही टॉपिक है भारतीय संस्कृति से। लेकिन अब क्योंकि अपन को केवल क्या सिलेबस में लिखा है भारतीय संस्कृति का, तो इतना बहुत है। अब और इसके डिटेल में जाने से कोई मतलब है नहीं। थोड़ा सा बस आप इसको ये समझ सकते हो कि तो वो ये पूछ सकता है कि भाई भारतीय संस्कृति का वर्तमान स्वरूप क्या है आपका, या भारतीय संस्कृति का वर्तमान स्वरूप क्या क्या। हम जो लिखे हैं वो एज इट इज विद्यमान है या उसमें कुछ परिवर्तन आया है। तो देखो, स्वरूप में थोड़ा बहुत तो परिवर्तन आया है कि भाई देखो, जैसे आज अपन परिवार की बात करें तो अब संयुक्त परिवार की जगह क्या है, एकल परिवार की व्यवस्था देखने को मिलती है। ठीक है। दूसरा, यदि हम जाति व्यवस्था की बात करें तो जाति व्यवस्था का प्रभाव भी कम हुआ है। पहले की तुलना में जाति व्यवस्था हमको उस रूप में दिखाई नहीं देती है। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, धर्म का प्रभाव भी कम हुआ है। कम हुआ है, हालांकि ये पिछले 10 सालों में हमको धर्म का प्रभाव समाज में बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन अभी 10 साल के टाइम पीरियड को अपन बहुत छोटा मानेंगे, तो आप ये लिखोगे कि धर्म का समाज में महत्व थोड़ा सा कम हुआ है, धर्मनिरपेक्षता ज्यादा बढ़ी है, या फिर धार्मिक कट्टरता में हमको कमी देखने को मिली है। महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। फिर नए विचार हमको देखने को मिले हैं भारतीय संस्कृति में। नए विचार। फिर और क्या बता सकते हैं, उपयोगितावाद। उपयोगितावाद, पश्चिम का जो यूज एंड थ्रो का कॉन्सेप्ट है वो भी अब भारतीय संस्कृति में समा गया है। उसी को कह रहे हैं हम, उपयोगितावाद देखने को मिल रहा है। फिर शहरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है भारतीय संस्कृति में। शहरीकरण, गांव धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। और भी जो आप परिवर्तन देख रहे हो ना, कि जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बढ़ना और परिवार की भूमिका का थोड़ा सा सीमित होना। अब व्यक्ति अपने निर्णय स्वयं लेता है। तो इसे करके क्या है, ये जो परिवर्तन है इन्हीं परिवर्तनों को आप अपने शब्दों में लिख देना कि भारतीय संस्कृति में वर्तमान स्वरूप में क्या परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है। 1 मिनट होल्ड करना। नहीं था मन तो क्यों बना? मम्मी भी आ गई थी नीचे।
हम्म, ठीक है ना। तो देखो, बहुत ज्यादा हम भारतीय संस्कृति पे प्रभावों पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम ये देख लेते हैं, भारतीय संस्कृति में परिवर्तन एवं निरंतरता के कारक। हेडिंग डालना, भारतीय संस्कृति में परिवर्तन एवं निरंतरता के कारक। मतलब हम ये देख रहे हैं कि वो कौन से कारक हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति में परिवर्तन लाया है। परिवर्तन तो आया है। देखो, भारतीय संस्कृति में भारतीय संस्कृति में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों के लिए कुछ कारक उत्तरदायी हैं। मतलब देखो, दोनों लिख रहे हैं, भारतीय संस्कृति में परिवर्तन के कारक और कौन से कारक हैं जो उसको कंटिन्यू बनाए हुए हैं। तो देखो, दो कैटेगरी में लिख रहे हैं। पहले हम लिख रहे हैं परिवर्तन के कारक। तो परिवर्तन के कारकों में पहला पॉइंट लिखना, बौद्ध, जैन एवं इस्लाम के प्रभाव ने बौद्ध, जैन और इस्लाम धर्म के प्रभाव ने भारतीय समाज एवं संस्कृति, या ऐसा लिखना, भारतीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था में समानता की भावना के साथ साथ कर्म कांडों को लचीला बनाया है। कर्म कांडों को लचीला बनाया है, ठीक है ना। तो एक तो आपने परिवर्तन क्या लिखा है कि बौद्ध, जैन और इस्लाम के प्रभाव ने क्या हुआ है कि समानता की भावना बढ़ी है और कर्म कांडों को थोड़ा सा लचीला बनाया। अपन इतिहास में पढ़ते हैं, बौद्ध और जैन के प्रभाव के कारण ही हिंदू धर्म में सुधार हुआ, भारतीय संस्कृति में कर्म कांडों की महत्ता थोड़ी सी कम हुई थी। फिर दूसरा पॉइंट लिखो, अंग्रेजी शिक्षा व ईसाई मिशनरी के प्रभाव ने, अंग्रेजी शिक्षा व ईसाई मिशनरियों के प्रभाव, ईसाई मिशनरियों के प्रभाव से स्वतंत्रता, समानता व धर्मनिरपेक्षता जैसे आधुनिक मूल्यों का प्रसार हुआ। अगला पॉइंट लिखना, धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा ने रोजमर्रा के जीवन में, धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा ने रोजमर्रा के जीवन में धर्म के प्रभाव को कम किया है।
धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा ने रोजमर्रा के जीवन में धर्म के प्रभाव को कम किया है। समझ रहे हैं ना, मतलब हमने धर्म संस्कृति की विशेषता में लिखा कि धर्म का प्रभाव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, सूर्यास्त से लेके सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक दिन 24 घंटे और 365 दिन धर्म का। लेकिन अब ऐसा नहीं है। सेकुलरिज्म की भावना के कारण क्या है, धर्म ने थोड़ा बहुत हमारे जीवन में जो भूमिका निभाना कम कर दिया है। अगला पॉइंट लिखना, ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा बनाए गए कानूनों ने विधि के समक्ष समता के रूप में, ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा बनाए गए कानूनों ने विधि के समक्ष समता के रूप में, विधि के समक्ष समता के रूप में धर्म संहिताओं के प्रभाव को कम किया। धर्म संहिताओं के प्रभाव को कम किया। तब मनुस्मृति, देवल स्मृति, अब इनको कोई नहीं पूछ रहा। अगला पॉइंट देखो, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रसार ने जाति स्तरीकरण की व्यवस्था की कठोरता को कम किया है। समाप्त नहीं किया है, लेकिन कठोरता को कम किया है। लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रसार ने जाति स्तरीकरण की व्यवस्था की कठोरता को कम किया है। फिर अगला पॉइंट लिखना, भारतीय संविधान ने समान अवसर की स्थापना कर समान अवसर की स्थापना कर समता मूलक समाज की दिशा में परिवर्तन को संभव बनाया। समता मूलक समाज की दिशा में परिवर्तन को संभव बनाया। अगला पॉइंट लिखना, यातायात एवं संचार क्रांति द्वारा, यातायात एवं संचार क्रांति द्वारा विभिन्न जातियों के बीच सामाजिक दूरी कम हुई है और भेदभाव एवं असमानता के तत्व कमजोर हुए। ठीक है। तो मतलब देखो, ये कहना चाह रहे हैं कि समय के साथ भारतीय संस्कृति में कुछ परिवर्तन हुए। परिवर्तन हमको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं कि जाति व्यवस्था कमजोर हुई है, असमानता के तत्व में कम हुई, समानता में वृद्धि हुई है। फिर हमको आधुनिकता के लक्षण दिखाई देने लगे हैं अब भारतीय संस्कृति में। अंग्रेजी शिक्षा, ईसाई मिशनरियों के प्रभाव से हमको क्या है, वो जो विधि के समक्ष समानता जैसे कॉन्सेप्ट ने हमारी जो प्राचीन स्मृतियों के माध्यम से जो कानून व्यवस्था उसको भी नष्ट कर दी। तो ये कुछ परिवर्तन है, और भी अपन इसकी जितना लिख सकते हो कि समय के साथ भारतीय संस्कृति में परिवर्तन हमको देखने को मिला है। लेकिन अब
आपको लिखना है कि वो कौन से कारक है जिनके कारण भारतीय संस्कृति आज भी जिंदा है। तो परिवर्तन के कारक, अब लिखो निरंतरता के कारक। देखो, परंपरागत भारतीय समाज की संरचना में निहित कुछ ऐसे कारक हैं। परंपरागत भारतीय समाज की संरचना में निहित कुछ ऐसे कारक हैं जिन्होंने सदैव भारतीय समाज में होने वाले परिवर्तनों को संशोधित किया है। जिन्होंने सदैव भारतीय समाज में होने वाले परिवर्तनों को संशोधित किया है और भारतीय संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखा है। ये कारक निम्न है। देखो, भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं में निहित परिवर्तन की गुंजाइश तथा भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं में निहित परिवर्तन की गुंजाइश, परिवर्तन की गुंजाइश तथा निर्वचन एवं तर्क के लिए खुले पन्ने, निर्वचन एवं तर्क के लिए खुले पन्ने भारतीय समाज एवं संस्कृति में परिवर्तन के साथ साथ अनुकूलन को भी प्रोत्साहित किया। भारतीय समाज एवं संस्कृति में परिवर्तन के साथ साथ अनुकूलन को भी प्रोत्साहित किया। फलतः संस्कृति की निरंतरता आज भी कायम है। संस्कृति की निरंतरता आज भी कायम है। समझ रहे हैं ना भाई? भारतीय संस्कृति, संस्कृति की विशेषताएं में लिखी थी कि भारतीय संस्कृति ऐसी प्राचीनतम संस्कृति है। लेकिन भारतीय संस्कृति के प्राचीन समय में जो समकालीन संस्कृतियां थी, जो समय के साथ सब नष्ट हो गई, किंतु भारतीय संस्कृति अपना अस्तित्व आज भी बनाए हुए है। तो भाई, कोई यदि अपना अस्तित्व बनाए हुए है तो वो क्यों बनाए हुए? उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? एडॉप्टेशन। वो जो चेंज हो रहे हैं, उन चेंज के साथ अनुकूलित होते चली गई है। तर्क और वितर्क की संभावना, संशोधन की संभावना है। यदि कोई प्रथा परंपरा समय के साथ अनुपयोगी हो गई तो वो संस्कृति उसको छोड़ देती है। भाई, सती प्रथा भारतीय संस्कृति का अंग थी, आज नहीं है, छोड़ दी ना समय के साथ। ऐसी बहुत सारी परंपरा, जाति व्यवस्था भले बने हुए, लेकिन देखो जाति व्यवस्था भी रूप बदल रही है। पहले जैसी जाति व्यवस्था आज नहीं बनी, आज उसका रूप बदल गई है। आज वो राजनीति के क्षेत्र में ज्यादा भूमिका निभा रही है, सामाजिक से ज्यादा।
तो ऐसे क्या है, भारतीय संस्कृति की यही सबसे बड़ी, यही वो उनकी निरंतरता का बहुत बड़ा कारक है कि वो अनुकूलित होती है और समय के साथ जरूरत के हिसाब से अपन को बदल लेती है। जो जरूरत के हिसाब से और समय के हिसाब से आपको नहीं बदलेगा वो क्या है, नष्ट हो जाएगा। तो बाकी संस्कृतियों के साथ यही हुआ और वो समय के साथ नष्ट हो गई। लेकिन भारतीय संस्कृति पे इतने आक्रमण हुए, इतना सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी वो बची हुई है क्योंकि वो अनुकूलित होते गई। दूसरा पॉइंट लिखो, भारतीय परंपरा में विद्यमान पर संस्कृति ग्रहण। भारतीय परंपरा में विद्यमान पर संस्कृति ग्रहण और सात्वीकरण की प्रवृत्ति ने भी, और सात्वीकरण की प्रवृत्ति ने भी परंपरागत तत्वों की निरंतरता को संभव बनाया। परंपरागत तत्वों की निरंतरता को संभव बनाया। ठीक है, पर संस्कृति ग्रहण भी अपन ने पढ़ा है, सात्वीकरण भी पढ़ा है। तो आप समझ जाओ कि दोनों प्रवृत्ति भारतीय संस्कृति में हमको पाई जाती है। सात्वीकरण में एक संस्कृति दूसरी संस्कृति को खत्म कर देती है, पर संस्कृति ग्रहण में एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के ग्रहण करती है और लेती है। ये जो प्रक्रिया भारतीय संस्कृति की है, और इसी कारण से ये क्या हमको कंटिन्यूटी दिखाई देती है। अगला पॉइंट लिखो, भारतीय संस्कृति में विद्यमान सहिष्णुता की क्षमता के कारण, भारतीय संस्कृति में विद्यमान सहिष्णुता की क्षमता के कारण, कारण विभिन्न समूहों में आपसी प्रतिस्पर्धा का अभाव पाया जाता है। भारतीय संस्कृति में विद्यमान सहिष्णुता की क्षमता के कारण विभिन्न समूहों में आपसी प्रतिस्पर्धा का अभाव पाया जाता है, जिससे परंपरा की निरंतरता बनी रही। जिससे परंपरा की निरंतरता या संस्कृति की निरंतरता बनी रही। फिर अगला पॉइंट लिखना, भारतीय संस्कृति में सामंजस्य या अनुकूलन की क्षमता ने भी, भारतीय संस्कृति में सामंजस्य या अनुकूलन की क्षमता विद्यमान रही है, जिसके कारण भारतीय संस्कृति की निरंतरता बनी रही है। जिसके कारण भारतीय संस्कृति की निरंतरता बनी रही है। परंपरा भारतीय समाज में या भारतीय संस्कृति में सामंजस्य या अनुकूलन की क्षमता विद्यमान रही है, जिसके कारण भारतीय संस्कृति की निरंतरता बनी हुई है। ठीक है, नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखना, पैराग्राफ चेंज करके लिखना, भारतीय संस्कृति व समाज की विशिष्ट प्रकृति, भारतीय संस्कृति व समाज की विशिष्ट प्रकृति, विशिष्ट प्रकृति, और कोष्टक में लिख लेना यही सब पॉइंट, क्या, सात्वीकरण,
अनुकूलनशीलता, सामंजस्य, सहिष्णुता, ये दो तीन पॉइंट लिख लेना बस। भारतीय समाज और संस्कृति की विशिष्ट प्रकृति, सात्वीकरण, सामंजस्य, अनुकूलता के आधार पर आशा की जाती है कि आगे भी के आधार पर आशा की जाती है कि आगे भी नवीन परिवर्तनों के साथ अनुकूलन करते हुए भारतीय संस्कृति अपने अस्तित्व को बनाए रखेगी। नवीन परिवर्तनों के साथ अनुकूलन करते हुए भारतीय संस्कृति अपने अस्तित्व को बनाए रखेगी। ठीक है, तो ये आप बहुत आसानी से बता सकते हो कि परिवर्तन के कारण और क्यों भारतीय संस्कृति में निरंतरता बनी हुई है, दोनों को अपन ने एक साथ देख लिया। ठीक है, तो देखो ये लगभग भारतीय संस्कृति का अपना टॉपिक कंप्लीट है। अब ज्यादा ये तो क्या है कि आपको इसमें वैसे तो मुश्किल पूछेगा कि भारतीय संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति में अंतर बताओ। भारतीय संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति में अंतर। भारतीय संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति में अंतर तो बहुत आसान है, बस अब मुश्किल है ये ऐसा क्वेश्चन पूछे। भाई भारतीय संस्कृति, एक तो आप ये बता सकते हो कि भारत की जो संस्कृति है वो भारतीय संस्कृति कहते हैं, लेकिन पश्चिम की संस्कृति में आपको क्या बताना है, यूरोप और अमेरिका की जो संस्कृति है उसको सामूहिक रूप से पश्चिमी संस्कृति कहते हैं। यूरोप व अमेरिका की जो सामूहिक संस्कृति है उसे ही हम सामूहिक रूप से पश्चिमी संस्कृति का कहते हैं। भाई भारत में जो संस्कृति का पालन किया जाता है वो भारतीय संस्कृति, और यूरोप और अमेरिका में जो संस्कृति, मतलब यूरोप, अमेरिका, कनाडा, वो सब जगह जो संस्कृति का पालन किया जाता है उन्हें पश्चिमी संस्कृति कहते हैं। फिर दूसरा पॉइंट ये बता सकते हैं कि भारतीय संस्कृति में सामूहिकता की भावना प्रबल है, और यहां पर क्या है, व्यक्तिवाद की भावना, व्यक्तिवाद की भावना प्रबल है। तीसरा पॉइंट इसी के जैसा बता सकते हैं कि भारतीय संस्कृति में क्या है, समाज, प्रथाओं, परंपराओं, इनका महत्व अधिक है, और व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत इच्छा से ज्यादा महत्ता किसको देता है, समाज को। लिख लेना इसमें कि व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत इच्छा से ज्यादा महत्ता समाज की इच्छा को देता है। मतलब व्यक्ति जो खुद चाहता है वो नहीं करेगा, वो क्या करेगा, समाज जो उससे चाहता है वो करता है। क्योंकि देखो, समाज जो आपसे चाह रहा है, यदि आप उस अनुरूप आचरण करोगे तो समाज में आपको सम्मान मिलेगा। भाई भारतीय समाज में ये है कि आपको अपनी ही जाति में विवाह करना चाहिए, और विवाह भी क्या है, जिसको हम कहते हैं अरेंज मैरिज, उसकी प्राथमिकता है। अब यदि कोई व्यक्ति भारतीय समाज में प्रेम विवाह कर रहा है या अंतर जातीय विवाह कर रहा है तो उसको थोड़ा सा सम्मान कम मिलेगा। तो हर व्यक्ति सम्मान चाहता है, तो फिर वो व्यक्ति क्या करेगा, अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को दबाते हुए सामाजिक इच्छाओं को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि सामाजिक इच्छाओं को जब पूरा करेगा तो समाज में उसको सम्मान मिलेगा। जबकि पश्चिम में ऐसा नहीं, पश्चिमी संस्कृति क्या होती है, पश्चिमी संस्कृति खुले विचारों में, यहां पर खुद को खुश करने के लिए जो हो सकता है वो करेंगे, इन्हें ज्यादा कोई समाज और प्रथाओं परंपराओं से मतलब नहीं है। शादी, जिससे पसंद आया उससे शादी करी, एक साल रहे, नहीं पसंद आया छोड़ दिया, तलाक ले लिया, फिर शादी करी, नहीं तो लिव इन में रह रहे, कोई दिक्कत नहीं है उनको। उनका समाज उनसे कुछ नहीं चाह रहा है, समाज बस तो ये चाह रहा है कि तुमको जैसा दिखाई दे वैसा रहो, अपना दिमाग लगा लो, हमसे मत पूछो। ना तो उनका, भाई देखो वहां पे कॉमन है, एक व्यक्ति तीन चार शादी करेगा, तीन चार तलाक करेगा, ना तो कोई यश की बात है ना कोई अपयश की बात है।
हमारे यहाँ लेकिन जरूर यश अपयश की बात है कि यदि किसी का तलाक हो गया तो वो तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। इच्छा है शादी करो, नहीं इच्छा है मत करो जीवन भर शादी। लिव इन में रह रहा है व्यक्ति, जब तक साथ रहने का मन है साथ रहे, नहीं तो तलाक ले लिया, एक तलाक लिया दूसरी शादी कर ली, दूसरा तलाक, चार तलाक ले लिया, कोई वहां पे ऐसी कोई अपयश की बात है नहीं। लेकिन यहाँ पे भारतीय, तो भारतीय संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति में एक बहुत बड़ा अंतर क्या है कि भारतीय समाज में लोग अपनी इच्छाओं से ज्यादा समाज की इच्छाओं को महत्व देते हैं और समाज के हिसाब से ही आचरण करते हैं। मतलब यहाँ पे भारतीय संस्कृति में जो लोगों की माइंडसेट क्या रहता है कि समाज क्या सोचेगा, लोग क्या कहेंगे। इधर का ना तो समाज सोच रहा है ना लोग है, यहाँ पे व्यक्तिगत खुश। इसलिए तो देखो जब हैप्पीनेस इंडेक्स आता है ये लोग सुख है। क्यों है ये लोग सुखी? क्योंकि ये खुद की इच्छाओं को महत्व दे रहे हैं। इधर हम क्या है, सामाजिक इच्छाओं को महत्व दे रहे हैं, तो समाज खुश लेकिन व्यक्ति दुखी है। फिर और अंतर क्या बता सकते हैं? परिवार। भारतीय संस्कृति में परिवार, अब किताबों में तो अभी भी लिखा है कि संयुक्त परिवार प्रथा पाई जाती है, पश्चिम में एकल परिवार, लेकिन अब भारत में भी देखो एकल परिवार ज्यादा देखने को मिलता है। तो लिख सकते हो कि परिवार संयुक्त के साथ एकल भी है, और पश्चिम में तो एकल ही परिवार है, संयुक्त परिवार का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, न्यूक्लियर फैमिली होती। लेकिन भारतीय संस्कृति में परिवार और व्यक्ति के संबंध बहुत प्रगाढ़ होते हैं। भाई, माता पिता और उनके बच्चे संबंध बहुत प्रगाढ़ है। पश्चिम में ये संबंध थोड़े से ढीले हैं। पश्चिम में परिवार का है, पति पत्नी है और बच्चे जब तक अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो जाता, वो माँ बाप उसके बच्चों को खुद ही बोल देते कि तुम तो जाओ। भाई, एक तो वो संपन्न भी ज्यादा है, तो वहां देखोगे छोटे बच्चों का अलग कमरा है। हमारे यहाँ तो क्या है कि अलग कमरे का कॉन्सेप्ट ही कब होने का, जब शादी हो जाएगी तब अलग कमरे का कॉन्सेप्ट अपनाते हैं, नहीं तो अलग कमरे का कालम ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर बचपन से ही बच्चों का अलग कमरा है, और जब वो 16-17 साल के हो जाते हैं तो उनसे खुद ही बोल देते हैं कि तुम तो जाओ घर छोड़ के और अपना घर द्वार बसाओ। तो वहां पे क्या है, परिवार के जो संबंध हैं उसमें व्यक्ति और परिवार के बीच लगाव कम है। मतलब देखो, पति पत्नी के बीच लगाव वाली बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, परिवार में पति पत्नी का हिस्सा। यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा कुटुंब टाइप का कॉन्सेप्ट चलता है कि भाई बहन के संबंध, फिर माता पिता और बच्चों के संबंध, इनको ज्यादा महत्ता दी जा रही है। तो यहाँ पे परिवार का रूप भी अलग है और परिवार और लोगों के संबंध भी अलग है। यहाँ पे परिवार और व्यक्ति के बीच संबंध बहुत घनिष्ठ है। परिवार का सम्मान, परिवार की देखभाल इधर अधिक में है, इधर परिवार और व्यक्ति के संबंध उतने घनिष्ठ नहीं है। परिवार की जिम्मेदारी, परिवार का मान सम्मान, इधर कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है। और भी बता सकते हैं कि भारतीय संस्कृति में आध्यात्मवाद के साथ भौतिकतावाद दोनों है, लेकिन आप कह सकते हो आध्यात्मवाद की ज्यादा प्राथमिकता है। लेकिन पश्चिम क्या है, पूरी तरह से भौतिकतावादी संस्कृति है, भौतिकतावादी संस्कृति है। वहां पे केवल भौतिक सुखों को अत्यधिक महत्व दिया जा रहा है। हमारे यहाँ पर क्या है, आत्मिक विकास और मन की संदर्भ में जो भी योग करना है या फिर ध्यान की जो विधाएं हैं वो है, वो सब पश्चिम हमसे सीख रहा है। ठीक है। तो ये कुछ अंतर है पश्चिमी समाज और भारतीय समाज, या पश्चिमी संस्कृति और भारतीय संस्कृति में। इसको और भी अपन विस्तारित कर सकते हैं कि भारतीय संस्कृति में बहुत ज्यादा विविधता है, उससे विविधता हमको पश्चिम में नहीं दिखाई देती। भारतीय संस्कृति में विविधता में एकता है, पश्चिम में हमको ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारे अंतर अपन बता सकते हैं, लेकिन बेसिक मैंने जो मुद्दा बता दिया वही है। ठीक है। तो देखो, ये भारतीय संस्कृति वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। कल से अपन क्या है, सामाजिक समरसता वाले टॉपिक को पढ़ेंगे।